Welcome to MCQ series part 7. Finally, we have completed our first week successfully, and in this video I have introduced one numericals and number of questions is also increased. So, the first question. There is an inner circle and outer circle around a square. What is the ratio of area of the outer circle to that of inner circle? इस डायग्राम में दो सर्कल्स दिए गए हैं, एक स्क्वायर है, हमें आउटर सर्कल और इनर सर्कल के एरिया का रेशियो निकालना है। सो इसमें एक और डायग्राम देखते हैं, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया है और मान लेते हैं ये जो स्क्वायर है इसका रेडियस है ए, स्क्वायर है, इसका जो साइड है वो ए है। अब अगर स्क्वायर का साइड ए है दैट मीन्स जो इनर सर्कल है, अंदर वाला सर्कल है, इसका अगर डायमीटर देखें तो इट इज़ इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर। तो इनर सर्कल का डायमीटर ए हो जाएगा और इनर सर्कल की जो रेडियस है वो हो जाएगी a/2। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड ऑफ स्क्वायर इज ए, देन रेडियस ऑफ इनर सर्कल बिकम्स a/2। अब इस स्क्वायर का अगर हम इस डायगोनल को निकालें, ये डायगोनल, तो क्या आएगा? दिस इज a/√2। इसको आप डायरेक्टली फार्मूले से भी निकाल सकते हैं या फिर पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज़ करके निकाल सकते हैं। ओके, सो इस डायगोनल की वैल्यू में पता चल गई है। अब ये जो डायगोनल है ये आउटर सर्कल का डायमीटर हो गया। ओके, तो आउटर सर्कल की जो रेडियस होगी दैट इज डायगोनल डिवाइडेड बाई 2 एंड हेंस द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल बिकम्स a/√2। Now we have radius of both circles and we can calculate the area. Area is pi r square. So for outer circle it is pi a/√2 का square and for inner circle it is pi a/2 का square. Inner circle की radius and outer circle की radius. So here pi is common, pi will be cancelled. A square is common, a square will also be cancelled. And 1/√2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2 का स्क्वायर। इफ़ यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन देन यू विल फाइंड द रेशियो इज 2 एंड हेंस आंसर विल बी योर सेकेंड। सो सेकेंड क्वेश्चन इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस डज अ रिवर एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है वो जो डिपोजिशनल प्रोसेस है वो ज़्यादा होगी, जो लैंड का एरिया है उसकी थिकनेस बढ़ेगी, वो एग्रीगेट करेगा। सो ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस हैं हाई वाटर टू सेडिमेंट रेशियो, लो वाटर टू सेडिमेंट रेशियो, हाई वेलोसिटी एंड लो सेडिमेंट लोड, हाई ग्रेडियंट एंड लो सेडिमेंट लोड। अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें हाई वाटर टू सेडिमेंट रेशियो, तो इसमें जो है वाटर ज़्यादा है, वाटर टू सेडिमेंट रेशियो। अब अगर वाटर ज़्यादा है दैट मीन्स वो सेडिमेंट को कैरी कर ले जाएगा और यहाँ पर डिपोजिशन नहीं होगा, तो एग्रीगेट भी नहीं होगी रिवर। In the second option, low water to sediment ratio, that means sediments are more, water is low. If water is low and sediment is more, the deposition will take place and finally our river will aggregate. So hence option number second will be the right answer. Other two options, third and fourth, are also not good. What is this saying? थर्ड इज सेइंग हाई वेलोसिटी एंड लो सेडिमेंट लोड। अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली जो भी सेडिमेंट है वो अपने ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। एंड फोर्थ हाई ग्रेडियंट एंड लो सेडिमेंट लोड, जब ग्रेडियंट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली जो भी सेडिमेंट है वो इजीली ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज मेटामॉर्फिक बैंड्स ऑफ लाइट एंड डार्क कलर आर फॉर्म्ड बाय विच प्रोसेस। जो भी मेटामॉर्फिक बैंड्स होते हैं जनरली क्या होता है, जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं उनमें इस तरीके से लाइट एंड डार्क कलर के बैंड्स मिलते हैं। अगर आप भी एक नीस को या सिस्ट रॉक को देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे लाइट एंड डार्क कलर इस तरीके से बैंड्स मिलते हैं। तो ये बैंड्स किस प्रोसेस से फॉर्म होते हैं? ऑप्शंस आर सॉल्यूशन एंड रिप्रेसिपिटेशन, प्रेफरेंशियल न्यूक्लिएशन, मैग्नेटाइजेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। Actually they are formed by all of these processes. These three processes जो हैं वो combinedly इन process को कहते हैं metamorphic differentiation. Okay, so we can define that metamorphic differentiation is the process of जो homogeneous parent rock होती है उससे
इन होमोजीनियस रॉक को बनाना है। इस प्रोसेस को कहते हैं मेटामॉर्फिक डिफरेंशिएशन। ओके, तो होमोजीनियस रॉक से इन होमोजीनियस रॉक बन जाती है और लाइट एंड डार्क कलर के बैंड्स बन जाते हैं। सो हियर ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर राइट आंसर। मेरे पास एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी है स्पेसिफिकली फॉर द मेटामॉर्फिक डिफरेंशिएशन, और इसको मैं संडे को अपलोड कर दूंगा। ओके, वहाँ पर जाके आप मेटामॉर्फिक डिफरेंशिएशन की सारी प्रोसेस को चेक कर सकते हैं। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, डिपोजिशन प्रोसेस ऑकर्स इन विच टाइप ऑफ क्लाउड्स। यहाँ पर जो डिपोजिशन टर्म यूज किया गया है, दिस इज नॉट अवर सेडिमेंट डिपोजिशन। ये डिपोजिशन वो प्रोसेस होती है जब कोई भी सब्सटेंस होता है वो डायरेक्टली फ्रॉम वेपर स्टेट टू सॉलिड स्टेट में आ जाता है। जैसे कि सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होना या डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना सब्लिमेशन प्रोसेस होती है। जस्ट उसी का अपोजिट होता है डिपोजिशन प्रोसेस। सो ऑप्शंस क्या हैं? इन विच द CCN इज लो, CCN इज क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाइज, and second CCN is high, third deposition doesn't depends on CCN. So deposition always depends on CCN if as far as the clouds are concerned. तो क्या होता है, जो भी वाटर वेपर होता है उसको लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए कुछ डस्ट पार्टिकल्स की ज़रूरत होती है, जिसके सराउंडिंग वो एक कहें तो इंटरमीडिएट फेज में लाने के लिए कुछ पार्टिकल्स की ज़रूरत पड़ती है। वो पार्टिकल्स होते हैं क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाइज। अगर ये क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियस बहुत ही कम है तो जो भी वाटर वेपर है वो लिक्विड में चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास कोई सरफेस नहीं है चेंज होने के लिए। तो इस कंडीशन में एयर बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हो जाती है, और जब बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हो जाती है तो वो डायरेक्टली जो वेपर से है डायरेक्टली सॉलिड और आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाती है। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। जब वाटर वेपर डायरेक्टली आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाता है in the case when CCN cloud condensation nuclei are low. So option number 1 will be your correct answer here. This is not third, just erase it, it is first answer. Option number first will be your right answer. Now the fifth question is, which of the following plots, there are 4 plots, correctly represents the temperature distribution in the atmosphere. अर्थ के एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर किस तरीके से वेरी कर रहा है उसके ये 4 कर्व दिए गए हैं। सो हियर द फर्स्ट कर्व इज योर राइट आंसर। ये जो कर्व है, जैसे कि देख सकते हैं कि इसमें जो सबसे लोअर मोस्ट लेयर होती है दैट इज ट्रोपोस्फियर। सो ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, देन अगेन फिर स्ट्रेटोस्फियर में इंक्रीज, मीसोस्फियर में डिक्रीज, एंड फाइनली एक्सोस्फियर में फिर ये इंक्रीज कर जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 और फर्स्ट कर्व इज द करेक्ट आंसर। इस कर्व को आप याद रखिए, अक्सर ये इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इट इज आस्क्ड इन नेट दिसंबर 2014। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज, कंसिडरिंग द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द सरफेस टू 200 किलोमीटर एल्टीट्यूड द कोल्डेस्ट रीजन वुड बी फाउंड अलोंग। जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, ये कर्व थे, इसमें ये जो फर्स्ट कर्व है ये, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, इन द ट्रोपोस्फियर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, फिर स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, देन मीजोस्फियर में अगेन डिक्रीज हो जाए। लेकिन मीजोस्फियर में जो डिक्रीजिंग होने के बाद टेम्परेचर पहुंचा है वो इस ट्रोपोस्फियर की डिक्रीज से काफ़ी ज़्यादा कम है। सो जो भी मोस्ट कोल्डेस्ट रीजन है, सबसे ज़्यादा ठंडा रीजन है, दैट इज़ फाउंड इन द हियर इन दिस जोन, एंड दिस इज़ द डेप्थ ऑफ 80 किलोमीटर। So here the correct answer will third, that 80 kilometer altitude we will found the coldest region. Okay, now the seventh and last question is, snowball garnet is associated with, it is associated with metamorphic rocks. So now what happened in the metamorphic rocks? There is a development of a garnet, and these garnets are embedded in foliation. Okay, ना अब जब भी इन पर स्ट्रेस का अप्लाई होता है लाइक दिस, इस तरीके से और इस तरीके से, तो ये जो गार्नेट है ये रोटेट हो जाता है। अब रोटेट किस डायरेक्शन में होगा? अगर स्ट्रेस डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है तो इसका रोटेशन इस तरीके से होगा।
ना अब जैसे ही ये रोटेट करेगा तो क्या होगा, ये गार्नेट जो सर्किल है वो तो सर्किल ही रहेगा, लेकिन ये जो फोलिएशन थी ये कुछ इस तरीके की हो जाएगी, लाइक दिस। ओके, और इस साइड में ये इस तरीके से अटैच रहेगी, इस तरीके से। सो इट इज़ कॉल्ड एज स्नोबॉल गार्नेट। ठीक है, इसका जो भी फोलिएशन है वो इसके अपर साइड में कांटेक्ट में रहेगी और लोअर साइड में कुछ एम्प्टी स्पेस क्रिएट होगा। सेम इन द केस ऑफ हेयर, यहाँ पर भी जो है फोलिएशन सारे अटैच रहेंगे और यहाँ पर एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाएगा। सो यार थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, दैट स्नोबॉल गार्नेट इज एसोसिएटेड विद द मेटामॉर्फिक रॉक। सो इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू।